सुप्रभात दोस्तों, मुख्य नायक आपको सुप्रभात कह रहा है। बालकृष्ण बाविस्कर, अब अभिवादन स्वीकार कीजिए। और बालकृष्ण बाविस्कर आज बाईपास पर दौड़ रहा है सुबह सुबह से, और मॉर्निंग के कुछ विशिष्ट दृश्य आपको प्रकृति के परिवर्तन से लेकर प्रकृति में खुशनुमा माहौल को लेकर आपको जबरदस्त कोहरे के बीच में, वाहनों के बीच में, वह भी रोड से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ा है और आपको आज विभिन्न दृश्य दिखाएगा। तो आइए इन विभिन्न दृश्यों का आनंद लीजिए। नयनाभिराम दृश्य होंगे, प्रकृति प्रेरक होंगे, सावधानी वाले होंगे और बड़े ही अच्छे दृश्य आपको मुख्य नायक दिखाएगा। तब तक आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज तारीख है 2 दिसंबर 2023 और ये समय है सुबह का 7:03 का। आज का नज़ारा कुछ अलग ही है, क्योंकि अन्य दिनों की तुलना में आज कोहरे का कहर ज़बरदस्त दृष्टिगत हो रहा है। यानी कि कोहरा पिछले 3 दिनों की तुलना में अधिक दिख रहा है। आज कोहरा तो है ही, साथ में शीतलहर भी है। और शीतलहर इस बात का द्योतक है, कहीं न कहीं वातावरण में ठिठुर पैदा होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीतलहर के साथ में ओस भी गिर रही है। इसलिए आप ये सड़क का नज़ारा देखिए, सड़क भीगा हुआ है। यानी कि रात भर कहीं न कहीं शीतलहर, कोहरे के साथ में ओस की बूंदें हैं। और जब ये ओस की बूंदें धरती पर आएगी, प्रकृति पर गिरेगी या पेड़ पौधों पर गिरेगी, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम लोगों को दृष्टिगत होगा। ये देखिए झोपाली रोड का नज़ारा, और ये है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र जो मड़गांव में है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जय, सभी को जय भीम। वातावरण का आप आनंद लीजिए। आज निश्चित ही ज़बरदस्त धुंध और कोहरा आपको दृष्टिगत होगा। और थोड़ा सा सुबह सुबह टहलने निकला हूँ, मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, तो थोड़ा सा दौड़ लिया जाए ताकि शरीर में गर्मी हो और शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को यदि सुबह इस प्रकार टहले, थोड़ा सा चहलकदमी की जाए। ये देखिए सामने से आती भी वाहन नहीं दिखाई दे रही है, और ये नज़दीक आने पर दिख रही है। वातावरण देखिए, आज वातावरण में ज़बरदस्त नमी है, और नमी के साथ में कोहरा भी है। आज आनंद से विभोर हो रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर वातावरण दिख रहा है। आप देखते रहिए, मैं विभिन्न दृश्यों का आपको आज बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन करने जा रहा हूँ, श्रृंगार के रूप में। यानी कि सौंदर्यता, यानी प्रकृति की सौंदर्यता के संदर्भ में आपसे बात करेगा आज मुख्य नायक। साथ में आप इन दृश्यों का अवलोकन भी कीजिए, आनंद की अनुभूति होगी। आश्चर्यचकित करने वाला तो नहीं, किंतु अन्य दिनों की तुलना में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ दूरी से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। निश्चित ही बड़ा ही अच्छा दृश्य है। नमस्कार, आइए आप लोगों को और कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और साथ में सावधान भी करते हैं। आप मेरे ठीक सामने देखिए, आने वाली वहाँ लाइट जलाकर आ रही हैं, और एक सावधानी के दृष्टिकोण से लाइट जलाना मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मुख्य नायक आपको मस्त ठंड हवाओं में, ज़बरदस्त प्रकृति के परिवर्तन में एक मनोरम दृश्य दिखा रहा है। ये देखिए घड़ों पर किस प्रकार ध्वज लहरा रहे, कुछ धुंधले दिखाई देंगे हालांकि, और उनके ठीक सामने, घरों के ठीक सामने कुछ फूल वाले पौधे लगे हैं जो कि एक मस्त, अपने मस्ती में मस्त दिख रहे हैं। और ये इस बात का द्योतक है
कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में मस्त रहना चाहिए और हमारे व्यक्तिगत हित के कारण किसी का अहित ना हो, इस बात का भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे सावधानी की। जी हाँ, थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, निश्चित रूप से आनंद होगा, शरीर स्वस्थ होगा। तो जहाँ तक सावधानी का मसला है, सावधानी की बात है, सावधानी इस बात की है कि यदि हम रोड से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह का माहौल कोहरा है, ज़बरदस्त धुंध है, और ऐसे में वाहनों की गति, सबसे पहले सावधानी मुक्त नायक आपको बताना चाहता है कि वाहनों की गति को धीमे रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सामने से आने वाला कोई व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। और साथ में वाहनों के हेडलाइट ज़रूर जला के रखें, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। ये देखिए, सामने से 4 व्हीलर वाहन आ रही है, तेज़ गति से है, लेकिन लाइट है और एक अच्छा परिचय है। लाइट न होने से, हेडलाइट न चमकने से दुर्घटनाओं की अंदेशा हमेशा बना रहता है, क्योंकि आप कुछ समय में सुनते जाओगे या जानकारी मिलेगा, समाचार पत्रों या टीवी या अन्य माध्यमों से जानकारी मिलेगी कि दुर्घटना हुई है, और दुर्घटना का कारण वाहन को तेज़ गति से चलाना, वाहन की लाइट न जलाना, इस प्रकार के तमाम कारण सामने आएंगे। इस प्रकार हम चलते चलते अभी पहुंच गए हैं वीर ख्वाजा नायक चौराहे, जो कभी डाकन तलाई नाम से कुख्यात था। जो सामाजिक संगठनों ने जो संदेश दिया है और वीर शहीद क्रांतिकारी ख्वाजा नायक की प्रतिमा लगाकर सकारात्मक काम किया है, इस दिशा में, इस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा देने का काम किया है। तो हम शहीद ख्वाजा नायक की प्रतिमा स्थल के लगभग 30 से 40 फीट की दूरी पर हैं, और वो नज़ारा दिखाएंगे आपको, दृश्य भी दिखाएंगे। इससे कुछ पहले हमने आपको बाबा साहब के चित्र दिखाया था, और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति शहीद वीर ख्वाजा नायक की है। ये देखिए, वाहन आ रहे हैं, स्वान घूम रहे हैं, और ये देखिए जिसका हमें इंतज़ार था, ये वीर ख्वाजा नायक की प्रतिमा। आप दर्शन कीजिए, आनंद आएगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और इन महापुरुषों को देखने, इनके इतिहास को पढ़ने, और इन्होंने इतिहास किस प्रकार गढ़ा, अपना जीवन से कैसे संघर्षमय किया, ये मूर्तियाँ देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार। ये देखिए, सूचना पटल किसी ज़माने में मिल के पत्थर लगते थे, लेकिन आधुनिकता के कारण इस प्रकार के पटल लगा दिए गए हैं। धनौरा यहाँ से 16 किलोमीटर है, चाचरिया 30 किलोमीटर, बिस्टान 76 किलोमीटर, खरगोन 86 किलोमीटर, सनावद 142 किलोमीटर, और खंडवा है 175 किलोमीटर। ये है। इसके बाद हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरे बाएं तरफ। जी हाँ, ये है संजय निकुंज पौधशाला, यानी कि उद्यानिकी विभाग के द्वारा बना है, जिसे कह सकते हैं नर्सरी इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में पौधशाला। ये प्राइवेट पौधशाला है, रामेश्वर गार्डन के नाम से है। और ये देखिए, ईंट के भट्टे, जो कहीं न कहीं सशक्त भारत, समृद्ध भारत का पर्याय है। प्रधानमंत्री या देश ने यह संकल्प लिया है कि हर गरीब को मकान मिलने चाहिए, और उसी दिशा में ये जो निर्माण करता, ईंटों के निर्माण करता है, वे जगह जगह इस प्रकार के निर्माण करते हैं ताकि हर व्यक्ति की छत पक्की हो, घर पक्के हो। ठीक है, थोड़ा सा अपन दौड़ते हैं, आनंद लेते हैं। मुझे दौड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग घरों से निकलो, यदि घर से नहीं निकले हैं तो फिर क्या बात, आप इस प्रकृति का आनंद नहीं ले पाओगे। प्रकृति का आनंद। अभी हम आ गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो कि पहला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 कहलाता था।
किंतु अब हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग 52। हम आपको दृश्य दिखाते इसे सीधा चढ़ते हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। ये देखिए एक प्रकार की घाटी समान है, इसे पैचिंग कहते हैं और इस सड़क को मजबूती बनाने के लिए तो हम चढ़ेंगे, शरीर स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए सीधा चढ़ते हैं और ये पहुंच गए हम राष्ट्रीय राजमार्ग। ये वाहन मुंबई की ओर से आ रही है, देखिए वाहन दिखाई ही नहीं दे रहे, लगभग छोटी वाहन नहीं दिखाई है, लाइट नहीं जल रही है, गलत बात है, लाइट जलती रहनी चाहिए। एक सामने देखिए, ये देखो लाइट जल रही है, साथ में इंडिकेटर भी चल रहा है ताकि लुक छुप हो, लोगों को देखने वालों को लगे कि कुछ वाहन आ रहा है। अब प्रकृति देखिए, धुंध है, पूरी तरह से धुंध है। ऐसे इंदवा की ओर जाने रास्ता है, आप चारों ओर कैमरा दौड़ाते हैं, ये इंदौर की ओर जाने वाला रास्ता। बड़ा आनंद आ रहा है, आप भी आनंद लीजिए प्रकृति का। ये क्षेत्र है बड़वानी ज़िले के अंतर्गत सेंधवा के नज़दीक मेरा गृह गांव मड़गांव, और मैं आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा हूँ। मुंबई की ओर मेरा मुँह है, सामने से वाहन आ रही है, इंडिकेटर जल रहा है। ये रॉयल स्टार बस सर्विस है जो शायद पुणे से इंदौर की ओर सवारियों को ले जाती है। चलिए हम चलते हैं और आज सुबह का ये दृश्य आपको दिखाएंगे। निश्चित ही मन भावन है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। दूसरा, धुंध और कोहरे से ये फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसा कृषि विशेषज्ञ और कुछ अनुभवी किसान कहते हैं कि जो रबी की फसल आती है, जिसमें चाहे वो गेहूं हो या चाहे चना हो, उनके पौधे पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। और यदि शीतलहर या ठंड की बात करें तो रबी की फसल के लिए तो निश्चित रूप से ये दोनों फसलें, ये जो मौसम होता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है। और दूसरी ओर लगातार किसी भी चीज़ का रहना तो वो सदपरिणाम भी देगा, दुष्परिणाम भी देगा। तो कहीं ना कहीं हमको सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भारत की कृषि है, भारत का जो मौसम है, एक प्रकार का सट्टा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुराने समय में, हालांकि परिस्थितियाँ बदल गई है, हर खेत में पानी, हर खेत में बिजली, ऐसा सब कुछ व्यवस्थाएं लगभग पहुंच चुकी हैं। किंतु जब पूर्णतः वर्षा ऋतु पर निर्भर रहा करता था इस देश का किसान, तो ऐसा कहा जाता था कि भारत की जो मानसून है, वो भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो सट्टा पर है। यानी कि वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा हो जाना, प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर, और अधिक वर्षा के कारण हम आप जानते हैं बाढ़, मिट्टी का कटाव, ऐसे तमाम समस्याएं आती थी। चूँकि पानी की व्यवस्था खेतों में न होना, लेकिन अब खेतों में व्यवस्थाएं लगभग हो चुकी है, पानी की व्यवस्था है, फसलें लहलहाती हैं, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वार्तालाप है कि UAE संयुक्त अरब अमीरात में के दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतन हो रहे, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं, जिसमें पश्चिमी देशों और एशियाई देशों में, विशेष करके भारत और चीन के संदर्भ में, जो पश्चिमी देश है, जो विकसित देश है, वे कहते हैं कि जलवायु में ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया है, इसलिए कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए। अब कार्बन उत्सर्जन कम करने की जो हमारी कैपेसिटी है, कार्बन उत्सर्जन हम जो कम कर सकते हैं वो तो हमारा देश कर ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए
अमेरिका जैसे समृद्ध देश, ब्रिटेन जैसे समृद्ध देश या पश्चिमी यूरोप जो है विशेष करके, वह कहता है कि कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए भारत को, किंतु कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत मात्र तीसरे से चौथे नंबर पर है। और जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जो देश है, वहाँ 21% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। उन्होंने प्रकृति का दोहन किया है। विकसित होने के नाम पर इन यूरोपीय देशों ने, पश्चिम देशों ने प्रकृति का ज़बरदस्त दोहन किया है। और जब वे विकसित हो गए तो प्रकृति जब दुष्प्रभाव देने लगी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो वो हमें कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो उनकी नीति है भेदभावपूर्ण है। नीति का हर बार विश्व के मंच पे भारत विरोध करता है और कहता है कि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा हम कम करने को तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। तो इस प्रकार जो वातावरण में परिवेश में जो परिवर्तन आता है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्परिणाम है। देखो, एक मौसम परिवर्तन होता है जो अभी हुआ है। मौसम समय समय में परिवर्तन होता रहता है और ये प्रकृति का विधान है, ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के नियम के अनुसार शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बड़ी सुंदर ऋतु होती है बसंत ऋतु, जिसमें सारे लोग स्वस्थ होते हैं, प्रकृति भी स्वस्थ दिखाई देती है। तो ये जो ऋतुएं बदलती हैं, यानी मौसम जो बदलता है, ये प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम नहीं है। जलवायु परिवर्तन यानी कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में या किसी भी खंड में जो परिवर्तन होता है, जलवायु यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिससे ध्रुवीय बर्फ़ पिघल जाते हैं, और समुद्र जो बर्फ़ पिघलेगा जिससे जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, और समुद्र के यानी सागर के जो किनारे पर बसे हुए जो देश, बड़े बड़े शहर, वो जलमग्न होने की संभावना होगी। दूसरा जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में कहते हैं कि सुराग होना, यानी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी ओजोन परत में सुराग हुआ है। तो सुराग होने से जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो पराबैंगनी किरणों से यदि जो किरणें सीधे पृथ्वी पर यदि आएगी तो उससे निश्चित रूप से तापमान बढ़ेगा, और यदि तापमान बढ़ता है तो दुष्प्रभाव तो दृष्टिगत होंगे ही। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र की, मड़गांव की, सेंधवा विधानसभा की, बड़वानी जिले की, अधिक से अधिक मध्य प्रदेश की। तो ये जो 5-6 दिन से जो वातावरण में परिवर्तन आया है, नमी आई है, और आज नमी के फलस्वरूप जो कोहरा है वो अधिक मात्रा में दृष्टिगत हो रहा है, ज़्यादा धुंध है, साथ में शीतलहर भी है। और शीतलहर होना अच्छी बात है, और अधिक किसी भी चीज़ की अधिकता तो आप जानते हैं कि उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। देखो, हम चलते चलते सीधे गोई तक पहुंच गए, और हमारे कुछ ही दूरी पर अभी है जीवनदायिनी माँ गोई, उनका भी विहंग दृश्य दिखाएंगे। तब तक आप प्रकृति का आनंद लीजिए, इन वाहनों का आनंद लीजिए, खुश रहे, सबको खुश रखे। और आपको कुछ ही समय बाद हम दिखाएंगे माँ गोई की का विहंग दृश्य। तब कब स्वस्थ रहिए, उठिए, सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि मुख्य नायक ने वादा किया था दोस्तों कि कुछ ही समय पश्चात आपको दिखाएंगे जीवन रेखा, जीवनदायिनी माँ गोई का विरंगम दृश्य। और ये गोई नदी है, और मैं गोई नदी के बाईपास पुलिया पर चल रहा हूँ। ये देखिए गोई नदी का विहंग दृश्य पानी से लबालब है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से माँ उठाने जो चमत्कार दिखाया है उससे नदी का जल स्तर सुनिश्चित तरीके से बढ़ चुका है। और आप ये देखिए माँ नर्मदा, माँ गोई का दृश्य, क्योंकि मैं माँ इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो प्रकृति को माँ का दर्जा देती है, और प्रकृति
के साथ यानी कि प्रकृति में जो चीज़ विद्यमान है उसमें है नदी। नदी यानी कि जल, जो जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। चाहे वो चहचहाते पक्षी हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो, मनुष्य हो या विशाल काय पशु, उसके सभी के लिए जल नितांत आवश्यक है। कि जल है तो कल है और जल नहीं तो जीवन नहीं, इस प्रकार की लोकोक्ति आपने सुनी होगी। तो ये देखिए गोई नदी का विहंग दृश्य, जो मावठा पड़ा था, मावठे के कारण जो वातावरण में परिवर्तन आया, मौसम में परिवर्तन आया, और मौसम परिवर्तन का सकारात्मक पहलू यह है कि ज़बरदस्त तरीके से धुंध है, और धुंध इतनी ज़बरदस्त है, कोहरा है कि सामने कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं नदियों की, चूँकि नदी के पर हम खड़े हैं। अब इस दिशा में कैमरा दौड़ाते हैं और इस दिशा में आप देखोगे दूर से तो ये माँ गोई नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुछ ही ऐसी नदियाँ हैं, चाहे वो प्रमुख नदियाँ हो या सबसे बड़ी नदियाँ हो, और कुछ छोटी नदियाँ हो, वो पूर्व से और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अमूमन हमने सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा कि नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, किंतु मध्य प्रदेश में मात्र ऐसी दो बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और वो नदी है माँ नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा वही नदी है जिनके बारे में शास्त्रार्थ कहा गया है कि माँ नर्मदा के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं। हालांकि ये शास्त्रार्थ कथा है और मुखनायक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करता है, तो कहने का तात्पर्य शायद शास्त्रार्थ में ये होगा कि नदी का संरक्षण, नदी की साफ सफाई और नदी को लेकर यदि ममत्व रखा जाए तो निश्चित रूप से जो मनुष्य का जीवन होगा वो सुखी शांति से व्यतीत होगा, और जहाँ जल पहुँचेगा वहाँ हरियाली होगी, वहाँ जहाँ हरियाली होगी वहीं खुशहाली होगी। बहरहाल हम बात करते हैं गोई नदी की। गोई नदी का जो उद्गम है वो झीरी जामली गांव के नज़दीक है, जो धनौरा के नज़दीक है, और वो प्रवाहित होते होते कालापाट घुड़चाल से प्रवाहित होते होते सीधे गोई पहुंची है, और गोई से नक्तीरानी होते हुए सिलावद होते हुए गोई नदी सीधे मिल जाती है फलसूत के बाद माँ नर्मदा में। और माँ नर्मदा नदी ये भी पूर्व से पश्चिम से बहने वाली एकमात्र सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, जो गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है सागर से, और सागर से मिलने के बाद उनका जो दौर है, उनका सफ़र है, समाप्त हो जाता है। दूसरी है ताप्ती। जो ताप्ती नदी है, वो ताप्ती नदी बैतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान से प्रवाहित होती हुई सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है बुरहानपुर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो बुरहानपुर शहर है उसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है, और दक्षिण का द्वार यानी कि मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी दक्षिण से प्रवेश करने, बुरहानपुर से प्रवेश करने के बाद भुसावल यानी कि जलगांव जिले से होते हुए सीधे झूलिया जिले के नज़दीक गांव है, उस गांव के पास से प्रवाहित होती हुई सीधी सागर में मिल जाती है, और वो भी खंबात की खाड़ी। तो इस प्रकार का सुंदर दृश्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालांकि ताप्ती और नर्मदा जी के बारे में मैंने बताया कि जो बड़ी नदी है, हम तो गोई नदी की बात करते हैं, और गोई नदी का ये विभिन्न दृश्य देखिए, आप आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, खुश रहिए। दूसरा दृश्य कुछ ही पल में दिखाएंगे, तब तक नमस्कार। दोस्तों ये देखिए माँ जीवनदायिनी गोई नदी का विहंग तीसरा दृश्य। मैंने इससे पूर्व आपको दिखाया था पश्चिमी दृश्य, ये है पूर्वी दृश्य। जल से लबालब भरी हुई माँ गोई नदी, और इतना ज़बरदस्त जल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मावठे ने दस्तक दी थी, और मावठे के दस्तक के परिणाम स्वरूप जो वर्षा कहलाई वर्षा हुई,
जिससे गोई नदी का जल स्तर बढ़ा है। और ये एकदम सुखद पहलू है, सुखद बात है कि गोई नदी का यदि जल स्तर बढ़ेगा तो सेंधवा जो सेंधवा शहर है गोई नदी के जल को पीकर जीवन यापन करता है, तो सेंधवा के लिए बड़ी बात होगी कि आने वाले समय में सेंधवा में किसी भी प्रकार का जल संकट नहीं प्रतीत होगा। दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि गोई नदी के इर्द गिर्द जो खेती है, कृषि की जाती है, वहाँ पर जल पर्याप्त होगा और फसलें लहराएगी, किसानों की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से इजाफा होगा। बहरहाल बात करते हैं गोई नदी की। जी हाँ, गोई नदी के बाईपास पर हम लोग खड़े हैं और गोई नदी एकमात्र ऐसी नदी है छोटी जो फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, माँ नर्मदा में मिलती है, नर्मदा में मिलने के बाद वो सागर में समा जाती है। अब गोई नदी पर जो छोटे छोटे बांध और बैराज बनाए गए हैं ये निश्चित रूप से आधुनिकता का पर्याय है, क्योंकि बांध और बैराज जो जहाँ से गोई का उद्गम होता है वहाँ से कई जगह छोटे छोटे बैराज बना दिए गए हैं, यानी कि पानी को रोक दिया गया है। और उस पानी को रोकने का सकारात्मक दृष्टिकोण ये होगा कि आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा, पीने के लिए पानी पहुंचेगा, मवेशियों के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, विशेष करके किसानों के लिए फ़ायदा होगा। किसान अपने खेतों से पानी का सिंचाई करेंगे और जो गांव आसपास है वहाँ वो समृद्ध होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस देश के वैज्ञानिकों ने, इस देश के जिन लोगों ने जो 10 या 20 वर्ष पहले अपना सकारात्मक दृष्टिकोण जगाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नदियों पर छोटे छोटे बैराज बनाए देना चाहिए ताकि जो निरर्थक जो जल प्रवाहित होकर सीधे बड़ी नदियों में समा जाता है और उसका सदुपयोग नहीं होता। तो इसलिए सदुपयोग करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा था कि भारत में यदि समृद्ध बनाना है, उसको जोड़ कर रखना है तो नदियों का समुचित उपयोग करना होगा। जगह जगह बैराज बनाने चाहिए, जगह जगह बांध बनाने की आवश्यकता है, नदियों के आसपास बड़े बड़े तालाब निर्माण करने की आवश्यकता है। और ये जो दृश्य देख रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाना, ये कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों के विचार है। उन्होंने आने वाले 50 वर्षों तक किस प्रकार दृष्टिकोण डाला कि किस प्रकार समृद्ध होगा भारत। और बात करते हैं पुनः हम गोई नदी की। जी हाँ, गोई नदी का ये दृश्य है। ये दृश्य हालांकि पानी जो है वो थोड़ा सा मटमैला प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसको स्वच्छ करके पीने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये है गोई नदी का विहंग दृश्य। आज की आनंद की जय हो, आप सब की जय हो। शरीर को स्वस्थ रखें, आप भी स्वस्थ रहे, लोगों को खुश रखें, आप भी खुश रहे। प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति के विरोध में न जाए। प्रकृति के विरोध में जाओगे तो दुष्परिणाम निश्चित रूप से होंगे और बड़े बड़े जलवायु सम्मेलन में हमको भाग लेना पड़ेगा। और प्रकृति से छेड़छाड़ की तो प्रकृति फिर अपना रौद्र रूप दिखाती है, जो भारत में कई राज्यों पर दिखाई देते हैं। बहरहाल मुखनायक ने आपको मड़गांव से लेकर गोई नदी तक के व्यंग दृश्य दिखाए। आप आनंद लीजिए, खुश रहिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। मुखनायक आपसे निवेदन करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।